हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों अब शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 7 और आज 7th क्लास में हम लोग बहुत 4-5 टॉपिक की आज बात करने वाले हैं। अब तक हम लोग क्या पढ़े उसको समझ लिया जाए। पहले तो हम लोग ने जो फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत क्वेश्चन तुमको मिलेंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन में, चाहे CUT के लिए तुमको एग्जामिनेशन देना या फिर नीट के लिए। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें मेन चीज़ जो थी वो कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया, उस पर बहुत ढेर सारे अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस भी कर लिया। फिर हम लोगों ने शुरू किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, जितने उसकी थ्योरी थे, फॉर्मूले थे, कॉन्सेप्ट्स थे, उनको पढ़ा, उन पे भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किया। तो यहाँ तक हम लोग अब तक इस चैप्टर में फिनिश कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे अब तक जिनका कुछ बैकलॉग चल रहा है, लेक्चर छूटे हुए हैं, रेगुलरिटी बना के चलो। कोशिश करो कि बैकलॉग न रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया तो चलता है, मगर बहुत ज़्यादा भी ना हो कि उसको कवर करना बाद में मुश्किल हो जाए। इससे कोशिश करो कि लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पर देख करके प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो और चैप्टर को फिनिश ऑफ करो। टाइम लिमिटेड है मगर सफिशेंट है। मगर अगर वेस्ट करोगे तो फिर तो कितना ही, 2 महीने क्या फिर 2 साल भी हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो टाइम जितना भी है उसको बहुत स्मार्टली हमें यूज़ करना है, ऑनेस्टली यूज़ करना है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज के लेक्चर में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो देखो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे। चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराना हो तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन भी चेक करेंगे। तो आज की क्लास में तुमको बहुत कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, और बहुत कुछ तुमको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और सिर्फ सीखने के लिए नहीं मिलेगी, तो एग्जामिनेशन में तुमको ये इमेंसली हेल्प भी करने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको समझते हैं। इसके फॉर्मूले को बात भी हम लोग करेंगे अच्छे से। मगर पहले करते क्या है कि चलो हम लोग अभी 2 पार्टिकल सिस्टम को लेके चलते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 2 पार्टिकल सिस्टम या 2 पार्टिकल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि मान लो मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और ये दूसरा पॉइंट चार्ज मान लिया Q2, बीच की दूरी इनकी R। तो इसको हम कहते हैं 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल से बना हुआ सिस्टम। ऐसे 3 पार्टिकल सिस्टम भी होंगे, 4 पार्टिकल सिस्टम भी होंगे, n पार्टिकल सिस्टम भी हो सकते हैं। फिलहाल ये 2 पार्टिकल सिस्टम है। अब इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो जो होता है वो होता है। इसका मतलब क्या होता है पहले वो तो, क्या मतलब क्या होता है सर? तो मतलब ये होता है, बहुत तरीके से इसको डिफ़ाइन कर सकते हो। जो मेन प्रॉपर तरीका है डिफ़ाइन करने का वो ये है कि मान लो ये 2 पार्टिकल सिस्टम था ही नहीं। Q1 Q2 जो भी तुमको R डिस्टेंस पे दिख रहे हैं वो ऐसे थे ही नहीं, और ये Q1 Q2 ये दोनों मान लो बेटा इनफाइनाइट पे थे, बहुत दूर है ना, बहुत दूर, एक दूसरे से इतना दूर जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन ना कर रहे हो। इनके बीच जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, Q1 भी इनफाइनाइट पर है, Q2 भी इनफाइनाइट पर है, बहुत दूर है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच किसी प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं होगा। तो ये एक सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। Q1 उतना दूर, Q2 उतना दूर, कोई सिस्टम वगैरह नहीं बनेगा। भाई कुछ इंट्रैक्शन होगा तब तो सिस्टम कहेंगे। Q1 का Q2 से कोई मतलब ही नहीं है, तो काहे का सिस्टम। तो मान लो कि शुरू में Q1 Q2 इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, तो जाहिर सी बात है इनके बीच फोर्स 0 होगा और इनकी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहीं से बात अब शुरुआत होगी। तो मान लो Q1 Q2 दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, Q1 भी इनफाइनाइट पे था, Q2 भी इनफाइनाइट पे था, कोई इंटरेक्शन नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी, सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। फिर हमने क्या किया, सिस्टम को बनाना चाहा कि 2 पार्टिकल सिस्टम बनाते हैं।
चलो Q1 को इन्फाइनाइट से लेकर के आते हैं, फिर Q2 को इन्फाइनाइट से लेकर के आते हैं। तो Q1 Q2 को जब इन्फाइनाइट से लेकर के आते हैं और R डिस्टेंस पे ला के रख दिया, मान लो Q1 को मैंने ला करके पॉइंट A पर रख दिया, Q2 को ला करके पॉइंट B पर रख दिया, और अब एक सिस्टम बन गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस आ गई। अब इनके बीच इंट्रैक्शन भी होगा। अब कोलॉम्स फोर्स काम करेगा इनके बीच में, कितना होगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इंट्रैक्शन होगा, जैसे इंट्रैक्शन होगा अब पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। तो हम लोगों ने ये सिस्टम को बनाना होगा। तो होगा क्या कि जब हम Q1 Q2 को इन्फाइनाइट से लेकर के आएंगे और सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले Q1 को लो या Q2 को लो, किसी को भी ला, पहले Q1 को लेते हैं फिर Q2 को लाने, फिर Q2 को लेकर के पहले फिर Q1, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस दोनों को लेकर के और सिस्टम बनाओ। तो Q1 Q2 को जब इन्फाइनाइट से लेकर के हम सिस्टम बनाएंगे तो इस प्रोसेस में हमें वर्क करना होगा। हम Q1 को इन्फाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं, हम Q2 को इन्फाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं, तो इन दोनों को जब हम लोग ला करके रखेंगे A और B पर फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इस प्रोसेस में हमको वर्क डन करना होगा, एक एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना होगा। वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर होगा। क्यों स्टोर होगा भाई? क्योंकि जो ये फोर्स है एक कंजर्वेटिव फोर्स, इस बात को ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हम लोग जिस फोर्स की बात करते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, आगे इसकी बात हम लोग डिटेल में करेंगे कि क्या कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है। अभी सिर्फ इतना समझ लो, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड न कर, सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करे कि कहाँ से लाया, कहाँ पे ला कर रखा, पाथ पे डिपेंड ना करे, तो ऐसे फोर्स को बोलते हो कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इस वजह से जो हम Q1 Q2 को इन्फाइनाइट से लाएंगे, वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में जाकर के स्टोर होगा, वही इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सा डिफरेंशियल है, दिमाग में बैठाना है इस बात को कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी चार्ज पार्टिकल के सिस्टम में, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चार्ज पार्टिकल्स को इन्फाइनाइट से ला करके सिस्टम का फॉर्मेशन करने में जो भी वर्क डन करना होगा, वही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में जाकर के स्टोर होगा और कहलाएगा उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब चूँकि यहाँ पर मैं 2 पार्टिकल की बात हो रहा है, तो वो 2 पार्टिकल सिस्टम की कहलाएगी, 3 होंगे 3 की, 4 की 4 की, जितने पार्टिकल्स हो, या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस भी कह सकते हो, उसमें 2 3 4 सब कुछ आ गया। ठीक है, क्लियर है? एक बार और बता दूँ, किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज में चाहे 2 हो चाहे 2000 हो, चार्ज पार्टिकल्स को इनफाइनाइट से ला करके सिस्टम का फॉर्मेशन करने में जो भी वर्क डन करना होगा, इन दोनों को लाने में, वही वर्क डन इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, जिसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ध्यान रखना, यहाँ पे R स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे R है। फोर्स के फॉर्मूले R स्क्वायर होता है, यहाँ पर पे R होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग 2 पार्टिकल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वर्क डन करना होगा किसी एक्सटर्नल एजेंट को। इसको कुछ ये भी समझ सकते हो, अगर तुमको दिमाग में और बातों को बैठाना है तो उसको यूँ समझो। एक समझने का तरीका है कि मान लो Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जस्ट मिनट, मान लो कि ये 2 मार्कर है और दोनों मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, और शुरू में इनफाइनाइट पर है। ठीक है, अब इनको पास ला रहा हूँ मैं, पास ला रहा हूँ। बताओ जब पास आएगा तो क्या होगा? रिपेल करेगा, दोनों पर पॉजिटिव है, ये पास आना नहीं चाहेगा। अब सोचो, ये रिपेल करके दूर जाना चाह रहा है, लेकिन हमको तो पास लाना है, तो हमको इनको पास लाने में वर्क डन करना होगा कि नहीं? बताओ, क्योंकि तुम जैसे ही पास लाओगे ये एक दूसरे को और रिपेल करेंगे, तो तुमको उस रिपल्शन के अगेंस्ट जा कर के लाना होगा और वर्क डन करना होगा। अब कुछ बात समझ में नहीं कैसा होता है?
कि हमको वर्क डन क्यों करना पड़ता है? भाई ये दोनों चार्ज जब पास तुम लाओगे तो रिपेल करेगा, ये दूर जाना चाहेगा, ये भी दूर जाना चाहेगा, लेकिन ज़बरदस्ती मैं फोर्स लगा करके इनको लेकर के आऊँगा, मगर उसके लिए हमें एनर्जी खर्च करनी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम किसी पत्थर को ज़मीन से ऊपर उठाते हो तो कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ज़रा सोचो क्यों? क्योंकि ग्रेविटी पत्थर को नीचे खींच रही होती है और तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा कर के ऊपर खींच रहे हो, तो तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क तो करोगे, नहीं कर पाओगे तो पत्थर उठा नहीं पाओगे। तो ठीक, और वही तो वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, mgh पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे ही ये जो दो चार्ज पार्टिकल है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये रिपेल किए जा रहे हैं, नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती मैं इसको लाना चाह रहा हूँ। सिस्टम का फॉर्मेशन, सिस्टम बनाना है, इसको इन्फाइनाइट से उठाऊँगा, इसको इन्फाइनाइट उठाऊँगा और ला कर सिस्टम बना दूँगा, मगर मशक्क़त करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर नहीं आना चाह रहे। तो सोचो, फील करो कि क्या कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा? तुम्हारे हाथ में एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। फील करो कि इनको पास लाओगे तो क्या होगा? ये आना चाहेंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में तुमको क्या करना होगा बताओ? तुमको इनके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आना होगा और इनको नज़दीक लाना होगा। बट फॉर दैट तुमको कुछ वर्क करना होगा। वही केस यहाँ भी बन रहा है, वही इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर Q1 Q2 के साइन का कोई भी फ़र्क नहीं है, चाहे कोई तुमको दोनों पॉजिटिव मैं लिया तुमको समझाने के लिए, दोनों नेगेटिव या एक प्लस एक माइनस भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, उसका अपना मतलब होगा, उसकी अपनी मीनिंग होगी। पॉजिटिव आएगा तो भी उसकी अपनी मीनिंग है, नेगेटिव आएगा तो भी इसका अपना एक सिग्निफिकेंस। ऐसा क्यों हो रहा है? तो याद रखना कि इस फॉर्मूले में Q1 Q2 के वैल्यू हमको प्रॉपर साइन के साथ रखना है। आई रिपीट, शब्दों को सुनो जो बोल रहा हूँ, Q1 Q2 की वैल्यू को प्रॉपर साइन के साथ रखना है, चार्ज की मैग्नीट्यूड नहीं, पूरी प्रॉपर वैल्यू साइन के साथ, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। जब ये कूलॉम्स लॉ में तुमको मैंने क्या बताया था, चार्ज की केवल मैग्नीट्यूड पुट करो, साइन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन हम लोग पता कर लेंगे, मगर यहाँ पर Q1 Q2 प्रॉपर साइन के साथ पुट करना। तो ये दो पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई। इन केस मान लो अगर मेरे सिस्टम में, मैंने कहा मेरे सिस्टम में तीन पार्टिकल है, और नॉट नेसेसरली कि वो तीनों पार्टिकल ट्रायंगल के फॉर्म में ही हो, वो एक लाइन के फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर किसी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस समझाने के लिए मैं एक तुमको ट्रायंगल के फॉर्म में ले रहा हूँ कि मान लो तीन चार्ज पार्टिकल हैं और तीनों एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे हैं। इनके बीच का डिस्टेंस मान लो R1 है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो R2 है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो R3 है। अब तुमको सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो Q1 Q2 Q3 शुरू में ऐसे थे ही नहीं। ये तीनों पार्टिकल शुरू में कहाँ पे थे? तो ये तीनों पार्टिकल शुरू मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। मान लो Q1 भी तुम्हारा इनफाइनाइट पे था, Q2 भी तुम्हारा शुरू में मान लो इनफाइनाइट पे था, और Q3 भी मान लो तुम्हारा इनफाइनाइट पे था। ठीक है, इन तीनों पार्टिकल को मैं इनफाइनाइट से उठाया, Q1 भी आओ, चलो भाई Q2 भी आओ, चलो भाई Q3 भी आओ, और ला करके ट्रायंगल के वर्टेक्स के फॉर्म में बना दिया। तो इस प्रोसेस से बताओ क्या एक काम अपने आप हो जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं। इन तीनों चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से ला करके रखने में जो वर्क करना होगा वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए तीन पार्टिकल सिस्टम में? तो कुछ करना नहीं है, दो दो का पेयर बना लो। मेरे पास दो का फॉर्मूला है, तो दो दो का पेयर बनाओ और इस फॉर्मूले को यूज़ करते चलो। जैसे पहले इन दोनों को लूँ मैं, तो इन दोनों को अगर लिया जाए Q1 Q2 को, तो U इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 कह सकते हैं। इन दोनों को लूँ तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R2 कह सकते हैं। इन दोनों को लूँ
तो +1/4πε0 Q3 Q1 बाई R3 कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे 3 पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ करना नहीं है, बस तुमको 2-2 के पेयर बनाने हैं और उसके लिए इस फॉर्मूले को तुमको यूज़ करना है। तो इस तरीके से 3 पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी निकाल लोगे। इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को लिया, तो 2-2 का पेयर तुमको बनाना है, क्योंकि 2 पार्टिकल सिस्टम की तुम्हारे पास एनर्जी का फॉर्मूला तुमको पता है, और निकाल के सबको ऐड कर दोगे तो 3 पार्टिकल सिस्टम की तुमको एनर्जी मिल जाएगी। 4 पार्टिकल की भी देख लो। मान लो मेरे सिस्टम में 4 पार्टिकल हैं और ये चारों पार्टिकल एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स पे ऐसे रखे हुए हैं। बट मैं फिर तुमको कह दूं, नॉट नेसेसरली कि चारों पार्टिकल एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स पर हो, ये एक लाइन पर भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस पेयरिंग करनी है 2-2 पार्टिकल को लेकर के, और पेयर बस रिपीट नहीं करना है। तो मान लो मेरे पास सिस्टम में 4 पार्टिकल हैं, ये Q1, ये मान लिया Q2, ये Q3 और ये हो गया हमारा Q4। ठीक, और इनके बीच डिस्टेंस मान लो ये R1 है, इनके बीच का डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस मान लिया R3 है, ये डिस्टेंस मान लिया R4 है, और जो डायगोनल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस मान लो R5 है, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो R6 है। अब 4 पार्टिकल सिस्टम में कैसे निकालोगे? अगर मान लो आ गया तो बस ठीक है, 1 2 3 4 तक 2 3 4 तक में हमारा काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? वही काम करना है कि 2-2 का पेयर बनो। जैसे Q1 Q2 को लिया, फिर Q2 Q3 को लिया, फिर Q3 Q1 को लिया, फिर Q4 Q1 को लिया, फिर Q1 और Q3 को, फिर Q2 और Q4। तो टोटल 6 पेयर बनेंगे। अब कुछ को लगता है कि सर जैसे यहाँ 3 पे 3 बने, 4 पे 4 बनेंगे। नहीं, 4 पे 6 बनेंगे। 6 कैसे? तो 1 2 3 4 बनेंगे साइड से, और 1 और 2, ये 2 बनेंगे तुम्हारे डायगोनल से। तो पूरे तुम्हारे 6 पेयर बनेंगे अगर तुमको क्वाड्रिलेटरल के शेप में ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलता है तो अगर मुझको लिखना हो इसकी एनर्जी तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। 1/4 देखो सब में आने वाला है, तो बार बार क्यों लिखा जाए इसको। 1/4πε0, चलो मैंने कॉमन निकाल लिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, U = 1/4πε0 सभी में आएगा, मैंने कॉमन निकाल लिया। इन दोनों को ले लो तो Q1 Q2 बाई R1 कह दिया। इन दोनों को ले लो तो Q2 Q3 बाई R2। इन दोनों को ले लो Q3 Q4 बाई R3 प्लस Q4 Q1 बाई R4। ठीक है, तो 1 2 3 4 पेयर तो साइड से हो गए और 2 बन जाएंगे तुम्हारे डायगोनल से। तो प्लस Q1 Q3 बाई R5 प्लस Q2 Q4 बाई R6। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ तुमको बताया। ये Q1 Q2 Q3 जो अभी ऐसे दिख रहे हैं, मान लो अभी ऐसे नहीं थे। ये चारों के चारों पार्टिकल को मैंने क्या किया है, इनफाइनाइट से उठा करके लेकर के आया। Q1 को भी, Q4 को भी, Q2 को भी और Q3 को भी। इन सभी पार्टिकल्स को इनफाइनाइट से उठा के लाया और तब जाके सिस्टम बनाया। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन किया वही ये वर्क डन एनर्जी कहलाएगा इस 4 पार्टिकल सिस्टम की। तो इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा भी आएगा तो वही प्रक्रिया अपनानी है, बस 2-2 का पेयर लेना है और उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, चाहे 2 पार्टिकल सिस्टम हो, चाहे 3 पार्टिकल सिस्टम हो, चाहे 4 पार्टिकल सिस्टम हो, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की। तो 2 बात याद रखना। पहली बात,
होती क्या है ये, तो किसी सिस्टम में जितने भी चार्ज हों उनको इनफाइनाइट से ला करके रखने में, सिस्टम का फॉर्मेशन करने में जो भी एनर्जी खर्च होगी, जो भी वर्क डन करना होगा, वही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। दूसरी बात, फॉर्मूला क्या होगा, तो दो पार्टिकल के लिए फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब अगर दो से अधिक है तो पेयर बनाते हुए इस फॉर्मूले को बस यूज़ करते चलना है। तीसरी बात याद करने क्या रखनी है कि इस फॉर्मूले में Q1 Q2 हमेशा प्रॉपर साइन के साथ यूज़ करना है, ठीक है। आई रिपीट, पोटेंशियल जी के फॉर्मूले में Q1 Q2 की वैल्यू प्रॉपर साइन के साथ यूज़ करना है, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, ठीक है। चलो, उससे एनर्जी प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, बट मैंने तो क्या बताया, आता है लेट इट कम, उसका अपना एक खास मतलब होता है कि पॉजिटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, आएगा तो उसकी बात भी करेंगे हम लोग। तो जल्दी फॉर्मूला कॉपी कर लो, फिर चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, क्या इसका फॉर्मूला है, डिफाइन कैसे करते हैं जल्दी। अगर एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डिफाइन कैसे करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है, कैसे इसको यूज़ करना है। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज दैट कैपिटल Q, और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, ठीक। अब यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो दूर कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक कोई यूनिट चार्ज है, ठीक है। दूर कहीं इनफाइनाइट पर कोई यूनिट चार्ज है, लेट अस कॉल दिस इज Q0। अब इस यूनिट चार्ज को हम इनफाइनाइट से उठा करके इस पॉइंट पर पे लाते हैं। तो अभी तुमको मैंने बताया, जब इस Q0 को, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ पर पे लेकर के आओगे तो इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा कि नहीं, अपने आप तो आएगा नहीं। क्यों, कैसे वर्क डन करना होगा, क्यों करना होगा, समझ लो क्यों करना होगा। जस्ट इमेजिन, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जब तुम इसको ला रहे होगे तो ये इसको रिपेल करेगा, नहीं आने देगा। तो तुमको तो लाना है, तो तुम वो नहीं आने देना, क्या करोगे, तुम जबरदस्ती लेकर के आओगे, अपनी एनर्जी खर्च करोगे, वर्क डन करोगे कि नहीं करोगे। तब सोचो, इमेजिन करो, फील करो कि तुम इसको ले करके आ रहे हो, वो रिपेल कर रहा है फिर भी तुम आ रहे हो, वो रिपेल कर रहा है फिर भी तुम आ रहे हो, वर्क डन करना होगा। वही वर्क डन इस पॉइंट पर तक लाने में जो होगा, वही उस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, प्रोवाइडेड जिस चार्ज को तुम ला रहे हो वो एक यूनिट चार्ज हो, ठीक है। तो किसी चार्ज का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हो, उस पॉइंट पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क डन करना होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। क्लियर, सिंपल सा प्रॉपर डेफिनेशन याद कर लोगे तो कुछ बढ़िया रहेगा, दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा कि क्या इसका मतलब होता है, ठीक है। तो किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन करोगे वही उस पॉइंट का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला हम सीधे लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है जो कि अच्छे से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक। कुछ बातों को ध्यान रखना है इसमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम होती है, इस बात को देखना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, डेफिनेशन ही कहता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन जूल पर यूनिट चार्ज कूलम, तो यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम, जिसको हम लोग एक कॉमन वर्ड में क्या कहते हैं, वोल्ट, ठीक है।
इस फॉर्मूले में भी चार्ज की वैल्यू को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक, याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दिशा चेक करते हुए पॉजिटिव चार्ज का किधर है, नेगेटिव चार्ज का किधर है, उसके हिसाब से बातचीत होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें दिशा कोई झंझट नहीं है। हाँ, याद रखें कि चार्ज की जो वैल्यू होगी वो प्रॉपर साइन के साथ रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? क्या करना होगा, चार्ज की वैल्यू को प्रॉपर साइन के साथ रखना है। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। नेगेटिव पोटेंशियल भी होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल भी हो, दोनों का अपना अपना एक मीनिंग है, दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला है, ये यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर ढेर सारे चार्ज हो, ये तो एक चार्ज का है, मान लो 5, 6, 6, 7 चार्ज हो तो क्या करना है, एक एक चार्ज का निकाल के सिंपली ऐड कर दो, इसमें डायरेक्शन का कोई झंझट नहीं है। अगर तुम्हारे पास 4-5 चार्ज है और किसी पॉइंट पर तुमको पोटेंशियल फाइंड करना है तो एक एक चार्ज का निकालो इस फॉर्मूले से और सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं एक पॉइंट चार्ज का ही नहीं, अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है तो उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी को आगे चलेंगे हम लोग। एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव कराते हैं तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात अब करेंगे। ठीक है, जल्दी चलो। अब अगला टॉपिक है कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव कराते हैं तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि हम लोग आज जो भी 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे इन पे सीधे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लोग करने वाले हैं। तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है मगर इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे टॉपिक्स को एक ही क्लास में आज कंप्लीट कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में सीधे उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करें। जितने अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करके क्लियर करेंगे, टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। तो अब इसमें कह रहा है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है, नॉट नेसेसरली कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म जैसी भी हो, बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमें एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में वर्क डन कैलकुलेट करना है या उसका फॉर्मूला जानना है। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन तो नहीं करना है, बस फॉर्मूले को पढ़ना है और सीधे उसको अप्लाई करना है। तो मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर सिंप्लिसिटी हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है। मान लो कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट चार्ज, एक कोई पॉइंट है ए, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी। पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मान लो वी ए और पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मान लो वी बी। और हमें क्या करना है कि एक पॉइंट चार्ज को ए से बी तक मूव कराना है और वो पॉइंट चार्ज है मान लो क्यू। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेट करना है हमें वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू। ये वर्क डन फाइंड करना है कि इस चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव कराना हो किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक तो वर्क डन कितना करना होगा, ये हमको फाइंड करना है। याद रखना कोई 1-2 पॉइंट समझना। अगर कभी भी ये मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 होता है। हालांकि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस का, बताऊंगा अभी आगे आएगा। कुछ बात को अगर पहले से ध्यान रख लोगे अच्छा रहेगा। अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं अलाउंग द फील्ड ऐसे ना मूव करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के यू मूव कराऊँ परपेंडिकुलर, तो कोई वर्क डन नहीं करना होगा, दैट वर्क डन विल बी 0। ठीक है, इस बात को समझो। लेकिन मान लो अगर ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव नहीं करा रहे हैं, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट बी पर लेके जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि परपेंडिकुलर मूव करने में वर्क डन 0? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराते हो तो वो एक्चुअली में इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है
और इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन हमेशा ज़ीरो होता है। अब कैसे होता अभी आगे आएगा तो बताएंगे, फिर ऐसे बात करते हैं। तो मान लो क्यू को हमने ए से बी तक मूव कराया, पोटेंशियल वी ए, पोटेंशियल वी बी। तो ऐसे कंडीशन में जो वर्क डन होता है उसका सीधा सा फॉर्मूला देखना, Q इंटू डेल्टा वी, ये वर्क डन का फॉर्मूला होगा, जहाँ Q वो चार्ज होगा जिसको मूव कराना है और डेल्टा वी क्या होगा, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी बी माइनस वी ए। तो इस फॉर्मूले से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव कराना हुआ तो वर्क डन कितना होगा। वर्क डन पॉजिटिव भी आ सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी आ सकता है, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हो, उसके हिसाब से ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है कि चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है, उसके हिसाब से तुम्हारा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका अपना एक मतलब होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो भी उसका कुछ मतलब होगा, नेगेटिव आएगा तो भी कुछ मतलब होगा। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना। और जब भी डिफरेंस निकालोगे हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है। ठीक है, तो आई रिपीट, Q वो चार्ज होगा जिसको मूव कराना है, बहुत ढेर सारे चार्ज होंगे, उनमें से Q वही चार्ज है जो मूव कर रहा है, और डेल्टा V दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये एक बात ध्यान रखना कि जो वर्क डन है, ये वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ये वर्क डन बेटा पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि ए से बी किस रास्ते आप गए। अगर हम रास्ता बदल के इधर से जाएं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, तो इन दोनों प्रोसेस का वर्क डन सेम होगा। ठीक है, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चार्ज पार्टिकल को कहाँ से कहाँ तक मूव कराना है सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। तो याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पाथ से मतलब नहीं है, सिर्फ किस पॉइंट से उठाया और किस पॉइंट पर ले गए। अगर मैं इसको सीधे लेके जाऊँ, ऐसे सीधे अलोंग द फील्ड, तो तीनों प्रोसेस का जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। इन तीनों प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। तो याद रखना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और एक बात और, इन राउंड ट्रिप वर्क डन विल बी जीरो। अच्छा, राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हम ए से बी पर गए और फिर बी से घूम करके ए पर आ गए, दिस इज कॉल्ड राउंड ट्रिप। तो ए से बी पे जाओ, बी से ए पर आओ, तो वर्क डन विल बी जीरो। ये खास बात है। इसी सब वजहों से हम कहते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नॉट नेसेसरली कि न्यूमेरिकल ही आए, कुछ भी करके आ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, कहाँ से कहाँ पे। राउंड ट्रिप जाते हो, अगर ए से बी पर गए फिर बी से घूम के ए पे आ गए, वर्क डन विल बिकम जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो वर्क डन है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ क्या लेते हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन कि कहाँ से कहाँ पे लेके चले गए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कुछ और बात हो सकती है। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। जल्दी डू इट। चलो, तो ये सब छोटे टॉपिक हैं जिनको हम लोग पढ़ लेते हैं, सीधे क्वेश्चन पे करेंगे। तो अगला टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब ये क्या हुआ, आधा चीज़ तो नाम से क्लियर है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा प्लेन जहाँ पर पोटेंशियल हर जगह सेम हो, दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है,
ठीक है, हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया। बस स्फीयर सही से बन जाए यार, बाकी का टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चल सकता है। मान लो ये एक स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस है, बोर्ड पर तुमको सर्कल दिखाई पड़ेगा, 2D प्लेन है, ये स्फेरिकल सरफेस है, पूरा स्फीयर के फॉर्म में है। और एक पॉइंट चार्ज है जो इसके सेंटर पे मैंने रखा हुआ है, मतलब सेंटर, पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के ही मान लो मैंने सरफेस ड्रॉ किया है, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज क्यू मुझको दिया था, मैंने उसको सेंटर मान लिया और एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब चूँकि स्फेरिकल सरफेस है तो सरफेस के सारे पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे होंगे, इक्वल टू रेडियस। और एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, V = 1/4πε0 Q/r, ये फॉर्मूला पढ़ा। उस हिसाब से अगर देखा जाए, r ये है रेडियस, तो सारे पॉइंट पर तो डिस्टेंस यहाँ सेम होगी, सेंटर से हर एक सरफेस के जो पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अगर r सारे के सारे पॉइंट का अगर r मान लो सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि r वैल्यू सेम है। तो ये जो सरफेस तुम्हारा हुआ, यही तुम्हारा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाया। दिस इज़ योर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये बड़ा ही मज़ेदार सरफेस होता है, खूब ढेर सारी प्रॉपर्टी इसमें होती है। अगर यहाँ पे कोई भी तुम दो पॉइंट लोगे, ए और बी, लाइक दैट, तो ए और बी के बीच में टेंजेंशियली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल को तुम ए और बी के बीच मूव भी कराओगे, तो इसमें वर्क डन कितना पाओगे, 0 पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तुमने देखा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q × ΔV होता है। और यहाँ पे दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी कि हियर ΔV = 0 होगा, तो वर्क डन भी 0 आ जाएगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर अगर किसी पॉइंट चार्ज को तुम मूव कराओगे कहीं से भी कहीं, तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी तुमको देखनी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करें, तो इस बात का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि ये बोर्ड हमारा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसके सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे बहुत जगह इसको हम लोग देखेंगे, यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर। समझ रहे हो कि अगर ये हमारा बोर्ड एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके सरफेस के क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर। इससे हमको फ़ायदा क्या होता है, इससे हम लोग इससे हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस खींच सकते हैं, पता कर सकते हैं कहाँ पर पोटेंशियल का कैसे चेंज कर रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा चेक करके बता सकते हैं कि पोटेंशियल कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्क डन हमेशा 0 होगा अगर सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस बात को ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट द सेम होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सरफेस होगा, तुम चाहो तो ऐसे बहुत सारे सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। एक ऐसा और सरफेस ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, एक पॉइंट चार्ज को सेंटर मान करके ढेर सारा स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करते चलो। ये सब का सब क्या होगा, तुम्हारा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सबको यूँ क्रॉस कर देगी परपेंडिकुलर। इन केस अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए
यही तुमको वहाँ मैं बता रहा था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से होता है। फिगर देखना और समझना, कुछ ऐसे। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो फील्ड को परपेंडिकुलर क्रॉस करता हुआ जाएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ऐसे, ये ऐसे यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, तो इक्वी सरफेस क्या होगा, इसको यूं परपेंडिकुलर ऐसे क्रॉस करेगा, ऐसे तिरछा नहीं, मामला गड़बड़ा जाएगा, एकदम सीधा ऐसे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस उन फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर क्रॉस करता हुआ जाएगा। अगेन इस बात को फॉलो करते हुए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराते हो इधर, तो वर्क डन ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम परपेंडिकुलर मूव कराओगे तो मतलब तुम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चल रहे हो या इक्वी पोटेंशियल लाइन पर चल रहे हो, वर्क डन विल बिकम ज़ीरो। क्लियर है? तो दिस विल बी योर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वर्क डन के साथ, वो तुमको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जल्दी इसे कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी अभी ही तो कवर करेंगे। चलते अब चलते लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे न्यूमेरिकल बहुत तुम्हारे एग्जाम में बनते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इससे, लेकिन पहले पूरी बात को समझो। चलो हम लोग करते क्या है कि पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिया मैंने। मान लो कि एक स्पेस है जहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स, वाई और जेड ये ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सिस्टम ऑफ चार्ज क्या है, कैसा है, पॉइंट चार्ज है, क्या है, उससे फ़र्क नहीं है। कुछ चार्ज का एक सिस्टम है जिसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ वैल्यू है एंड दैट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई और जेड। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स, वाई, जेड का फंक्शन। एक्स, वाई, जेड का फंक्शन का मतलब कि वहाँ पर एक्स, वाई, जेड की जो वैल्यू है उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड कर रही है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड का मतलब कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या है इस बात पर डिपेंड कर रही है। और फंक्शन इक्वेशन के फॉर्म में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो क्वेश्चन बनते हैं। अब हमें इस पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है कि इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कैसे चेंज कर रहा है, वो मुझको पता है कि इस पूरे स्पेस में पोटेंशियल कैसे चेंज कर रहा है। इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड। एक्स, वाई, जेड का कोई फंक्शन है। फंक्शन का मतलब सीधी सी भाषा में कहूँ तो एक इक्वेशन तुमको दिया रहेगा एक्स, वाई, जेड के फॉर्म में, जिससे हम ये समझ जाएंगे कि पोटेंशियल की वैल्यू एक्स, वाई, जेड के चेंज करने के साथ कैसे चेंज कर रही है, किस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, एक्स, वाई, जेड की वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेंगे। ये कहने का मतलब हुआ। तो पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड स्पेस में चेंज कर रहा होगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा कि किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। जैसे कोई पॉइंट पी है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन तुमको याद रखना है वो याद रखना है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ये रिलेशन तुमको याद रखना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, इसलिए इसको हम लोग समटाइम्स
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस के साथ जैसे पोटेंशियल चेंज करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। अगर मैं एक्स एक्सिस पे आऊँ तो डिस्टेंस के साथ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज करेगा वही एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं एक्स एक्सिस पे जा रहा हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जा रहा हूँ, और हर 1 सेंटीमीटर बढ़ने पे पोटेंशियल 2 वोल्ट इंक्रीज कर गया। शब्दों को सुना जो मैंने जो बोल रहा हूँ, हर 1 सेंटीमीटर बढ़ने पर पोटेंशियल 2 वोल्ट इंक्रीज कर गया। तो ये जो 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर इंक्रीमेंट है ना, यही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला, बस समझने की बात है। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होता क्या है। अरे भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रेट ऑफ चेंज है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर तुम किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रही है पर मीटर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पर यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज किया वही तो डिस्टेंस अब इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे पढ़ते होगे, तुम क्वेश्चन सॉल्व करते होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 वोल्ट पर मीटर। अब इसका मतलब क्या है? 5 वोल्ट पर मीटर का मतलब क्या है? मतलब हर 1 मीटर के डिस्टेंस पर पोटेंशियल में 5 वोल्ट का चेंज होने वाला है। या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, चेंज होगा। चेंज अगर 5 था, 1 मीटर बाद 10 हो जाएगा, फिर 1 मीटर बाद 15, फिर 1 मीटर बाद 20 एंड सो ऑन। या घट भी सकता है, 15 है तो 1 मीटर पहले 10, फिर 5 एंड सो ऑन। तो जो ये यूनिट लिखा है ना, उस यूनिट को समझो। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो अपने यूनिट से खुद बताती कि मैं क्या हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है। पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ जैसे चेंज करता है वही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब मैं अगर मुझको पता करना हो कि भाई जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जेड एक्सिस में ये मान लो यहाँ पर पे ई एक्स है, यहाँ पर पे ई जेड है, यहाँ पर पे ई वाई है। मुझको पता करना जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो मैं क्या पता करूँगा कि जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे चेंज कर रहा है पर डिस्टेंस के हिसाब से। वाई एक्सिस में डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। इसका एक मतलब और भी होता है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रहा है, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, हर जगह पोटेंशियल सेम है। इट मीन्स कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आएगा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा? चेंज होगा, और जिस रेट से चेंज होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये तो हो गया रिलेशन के बारे में कि इनमें आपस का रिलेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत इजी है मगर थोड़ा यहाँ बैठना चाहिए। अब मान लो हमें ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ ऐसे फंक्शन के फॉर्म में दिया है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना होगा? तो उसके लिए एक मेथड हमको यूज़ करना होगा। यहाँ पर पे इसको याद रखना, पार्शियल डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम लोग ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मुझको ई एक्स फाइंड करना है, ई एक्स, तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा। इसको बोलते हो डेल वी बाई डेल एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो y और z की वैल्यू क्या रखनी है? कांस्टेंट। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। सिमिलरली ई वाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस डेल वी बाई डेल वाई।
पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है वाई के एस्पेक्ट में, मतलब वाई के एस्पेक्ट में करना होगा तो एक्स और जेड की वैल्यू क्या रखनी है, कांस्टेंट, और जेड कंपोनेंट फाइंड करना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा तुमको जेड एक्सिस के जेड के रेस्पेक्ट में। क्यों कर रहे हैं ऐसा, बहुत सिंपल सी बात है, सुनो। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है, तो जब एक्स एक्सिस में पोटेंशियल चेंज करेगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। यानी कि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड तभी मिल सकती है जब एक्स के साथ पोटेंशियल में चेंज हो, सिर्फ एक्स के साथ। अगर वाई और जेड के बदलने से पोटेंशियल चेंज किया तो उससे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आएगी जब एक्स एक्सिस में बढ़ने से पोटेंशियल चेंज हो। यानी कि अगर तुमको ई एक्स फाइंड करना है तो इसको चेंज करना होगा सिर्फ एक्स के साथ, वाई और जेड के साथ नहीं। क्योंकि अगर वाई के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा इसका मतलब कि वाई एक्सिस में जाने पर चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वाई में आएगी। अगर जेड के साथ चेंज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो जेड में आएगी। तो इसीलिए अगर मुझको एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो पोटेंशियल में रेट ऑफ चेंज सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, सिर्फ एक्स। इसी को बोलते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन। और जब सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में चाहिए तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर एक्स में चेंज किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर जेड में चेंज किया तो उससे वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिल सकती है। अगर वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाई के साथ चेंज कराओ, वाई लिखा है यहाँ पे, डेल वाई मतलब सिर्फ वाई के एस्पेक्ट में, ताकि एक्स और जेड क्या हो, कांस्टेंट हो। सिमिलरली अगर जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करो सिर्फ जेड के रेस्पेक्ट में, एक्स और वाई से कोई मतलब नहीं है, उनको तो कांस्टेंट होना है। क्योंकि अगर वो चेंज भी कर गए तो जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाली है, उससे सिर्फ एक्स और वाई में ही मिलेगी। तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में करोगे उसको छोड़कर बाकी दो लोग कांस्टेंट होंगे। तो डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड, ठीक है। और अगर ये तीनों मिल गए तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो यहाँ से हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी पॉइंट पे। इस पॉइंट पर मुझको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहले पार्शियल डिफरेंशिएट, बाकी पूरा रूल डिफरेंशिएशन का वही है, डिफरेंशिएशन का पूरा रूल वही है। बस पार्शियल में एक बात रखना है, एक्स के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई और जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बस ऐसे ही वाई के साथ भी करना है, ऐसे ही जेड के साथ भी करना है। इस तरह डिफरेंशिएट करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिलने का चांस है। जल्दी से कर लो फिर आगे चलते हैं जल्दी। तो ठीक है, अब हम लोग आज यहाँ पे इस क्लास को स्टॉप करेंगे। और आज जितना भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये सारे छोटे टॉपिक्स हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिल सकते हैं। अब जितना हम लोगों ने इससे पढ़ा है इस पर और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमारा। सीख तो लिया, अप्लाई करेंगे तो कुछ बात बनेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पूरे टॉपिक पर। तो और अगर पीछे कुछ क्लास बाकी है उसको देख लो फट से, जो भी डाउट्स हैं उससे क्लियर करो। और आज के क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट में कुछ अगर रह गया है, कुछ तुमको मन में डाउट है तो उसको बताना, क्वेश्चंस करते वक्त उसको डिस्कस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।